यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का स्वागत और अभिनंदन। माई सेल्फ डॉक्टर ऋषिकेश पालीवाल और मैं आप सभी लोगों का अनंत आर्यम क्लासेस के इस ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए साहब, आज से हम आप लोगों का आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स का नया बैच जो है उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और बिल्कुल शुरुआत से हम जो है इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। एक बार मैं आप लोगों को आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बैच का ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको ये आभास हो जाए, आपको ये आइडिया हो जाए कि ये बैच में क्या होने वाला है, कोर्स क्या है। तो है ना, फिलहाल इस बैच का टाइमिंग जो है वो 5:30 to 7:30 है, शाम को 5:30 से 7:30 बैच का समय रहने वाला है। फिलहाल धीरे धीरे चालू करेंगे, फिलहाल एक एक क्लास रखेंगे, फिर धीरे धीरे दो कर देंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके इस कोर्स को हमने अलग अलग 21 जो है सब्जेक्ट में बांट दिया है, अलग अलग 21 मॉड्यूल में हमने इसको तोड़ दिया है। तो 21 जो है सब्जेक्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी 25-26 जो है सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उनके थोड़े 5-7 सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, ठीक है। 5-7 मतलब 8 ज्यादा होते हैं, 2 कम होते हैं, तो इस मिला के टोटल 25-26 होते हैं। कुल मिलाकर ये जो सेकेंड ग्रेड का बैच है, इसमें टोटल हम 21 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट में आज स्टार्ट कर रहा हूं जो बेसिक है, शुरुआत से ही प्रारंभ होता है। इस सब्जेक्ट को आप मिक्स में भी देख सकते हैं, यानी कि आप ये 9th-10th में भी ये टॉपिक होते हैं और आगे भी जो है काम आता है। अगर आप देखें तो इसको आपने बीएससी में भी जो है जरूर पढ़ा होगा। बीएससी फाइनल ईयर में होता है ये जनरली, कुछ यूनिवर्सिटीज में सेकेंड ईयर में भी होता है, रियल नंबर सिस्टम, रियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। उसमें थोड़ा सा उसका एक्जियोमेट्रिक स्टडी होता है नंबर सिस्टम का, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे जितने भी लोग इस बैच के अंदर वे बैठे हुए हैं जिनको ऐसा लगता है कि बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत है ना, 9th-10th क्लास, बहुत विषय जो है इतना कोई गंभीर नहीं है, तो वे लोग तैयार रहे। मैं आपसे सवाल करने वाला हूं, आपको उनके जवाब देने हैं। तो आप अगर उनके जवाब देंगे तो पता चल जाएगा आपको कितना इसके बारे में ज्ञान है, कितना आप जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो फिर मैं जो जो बता रहा हूं वो ध्यान से साथ साथ सुनते रहे, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो आप लोगों को अभी कुछ नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स के बारे में पूछूंगा, आपको उनके बारे में बताना है। अगर आप जानकार है कि हाँ नंबर सिस्टम तो हमें आता है अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से, और आज से हम जो है आपके इस बैच का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने बीच में पहले स्टार्ट किया था, उसको पोस्टपोन कर दिया था बैच को, और अब से आपका ये बैच जो है फिर से नए सिरे से प्रारंभ होने जा रहा है। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर सिस्टम, ठीक है। बैच 2 माध्यम में रहने वाला है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी बैच रहेगा, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी बैच रहेगा, कंबाइंड है, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब आपको साथ साथ में कोर्स में कैसे जो है नोट करना है, कैसे काम करना है, वो ध्यान से समझिए। आपको क्लास में साथ साथ मेरे साथ साथ में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको नोट नहीं करना है, आप नोट कर भी नहीं पाएंगे इतना स्पीड में, और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है, फिर आप उस तरीके का बना भी नहीं पाते हैं, फिर आपको भी लगता है मजा नहीं आ रहा है, सर आप बहुत फास्ट चल रहे हो, ऐसा फील आता है। तो उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को लेक्चर वाइज पीडीएफ में लेक्चर के एंड में प्रोवाइड करवाऊंगा, और चैप्टर वाइज पीडीएफ आप लोगों को अलग से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज पीडीएफ भी आपके पास रहेगी, लेक्चर वाइज जो है आपको लेक्चर के एंड में पीडीएफ रहेगी, तो वहां से आप घर बैठ के आराम से इसको नोट कर लेंगे। समझ आ रही है? धीरे 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 नोट भी करते रहेंगे तो आप आराम से अक्षरशः एक एक शब्द आपको दिखता रहेगा, तो आराम से अच्छे से नोट्स कर पाएंगे, और अच्छे से नोट्स जब आपके बन जाएंगे तो आपको ठीक रहेगा, इन फ्यूचर भी आपको जो है फायदा होगा इस चीज का। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बैच स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि आप लोगों को आपका जो नोट्स है वो कैसे मेंटेन करना है। नोट्स बनाने के लिए जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूं, फिर भी ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा सिलेबस है, हालांकि इस सिलेबस में इतना डिटेल्ड मैटर नहीं है, डिटेल्ड मैटर इसके अंदर इतना तो नहीं है, पर फिर भी मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। आपका ये जो कोर्स है ये केवीएस के कोर्स से भी मैच खाता है, केंद्रीय विद्यालय समिति का जो कोर्स होता है, एनवीएस के कोर्स से भी मैच खाता है, नवोदय विद्यालय समिति का जो उसके भी एग्जाम होते हैं, टीजीटी पीजीटी के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अलग से एग्जाम होते हैं, केवीएस का, एनवीएस का, और भी अलग स्टेट हैं दूसरे बहुत सारे, तो वहां भी आप एलिजिबल है, वहां पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो टीजीटी मतलब सेकंड ग्रेड के लिए होता है और पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के लिए होता है। तो टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम्स है वो सारे भी इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। आपको जो मॉड्यूल या क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर वेरियस 10, 15, 20 जो है अलग अलग एग्जाम के सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं, यानी कि रीट एग्जाम से लेकर
क्योंकि रीट में भी कुछ 9th-10th का पोर्शन होता है, हालांकि वहां इतना मुश्किल नहीं होता है, आसान बहुत बात आती है, पर वो आसान बात से ही प्रारंभ करके रीट मैथमेटिक्स से लेते हुए हम इसको सीधा सीधा कॉलेज लेक्चरर मैथमेटिक्स तक के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके सिलेबस से मैच खाते हैं, बिलोंग करते हैं, वो सारा हम एक साथ आरपीएससी जो है रीट का एग्जाम जो हो गया, रीट हो गई, फिर सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, हेड मार्क्स आपके एग्जाम हुआ करते थे पहले आरपीएससी एचएम, वो आ गए, इसी के अंदर केवीएस आ गया, एनवीएस आ गया, है ना। राजस्थान जो है पहले कभी कभार एक आध टेट के पेपर हुए, उनको छोड़ भी दे तो अभी ये हरियाणा में और एमपी में और है ना, इनमें टेट का एग्जाम भी अलग से होता है ना, गुजरात में, और वो टेट के एग्जाम आ गए, है ना, उनका सिलेबस हो गया, फिर एनवीएस, केवीएस, इनके टीजीटी पीजीटी के पेपर्स हो गए, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का पेपर हो गया, वो सारा जो है कॉम्बो है, क्योंकि प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। आजकल एग्जाम का लेवल बदल चुका है, कंपटीशन चेंज हो चुका है, पर जो पढ़ लेगा उनका भला हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। तो आपको मोटे तौर पे ये तो बात समझ आ गई है कि आपको इस कोर्स के अंदर टोटल मिला के लगभग 20 से 21 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और हर अगर सब्जेक्ट के अंदर भी अगर हम 4-5 चैप्टर्स की भी बात करें तो मोटे तौर पे लगभग जो है 80-90 या 100 चैप्टर्स के आसपास, 4 से 5, किसी में 6-7 भी होते हैं, किसी में 2-3 भी होते हैं। तो अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो 80-90 चैप्टर्स लगभग आपके हो जाएंगे, और अगर मैं लेक्चर वाइज पीडीएफ दे दूंगा तो फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए हम चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेक्चर वाइज पीडीएफ लेक्चर के एंड में जो है आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देंगे, तो वहां से आप नोट कर पाएंगे। बाकी पूरे चैप्टर की एक साथ पीडीएफ तो आपको ही पता रहेगा, ये नंबर सिस्टम कंप्लीट, ये इसमें सेट कंप्लीट, इसमें फंक्शन कंप्लीट, इसमें लिमिट कंप्लीट, इसमें कंटिन्यूटी कंप्लीट, तो वो ठीक रहता है, वहां से नोट करने में आपको आसानी रहेगी। ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं या ऑनलाइन के हैं या रिकॉर्डेड के हैं, किसी के भी हैं, नोट्स आप भी कॉपी करें, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो आपके जीवन में आगे भी काम आएगा। हालांकि ये सिलेबस जो हेवी एग्जाम्स होते हैं बहुत अच्छे वाले, उनके तो ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन जो आरपीएससी के और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जहां से आप स्कूल टीचर और कॉलेज लेक्चरर वगैरह बनते हैं, उनके लिए सिलेबस काम का है। तो अगले आने वाले 2-4 साल जो है आपको इसको आत्मसात करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो विधिवत ही बनाए नोट्स। कोशिश करें, अगर आपकी पेज रजिस्टर के दोनों तरफ लिखने की आदत हो, जनरली होती है, मेरी भी बचपन से यही आदत रही है, आप आगे भी लिखते हैं और पीछे भी रजिस्टर के लिखते हैं, खाली थोड़ी छोड़ते हैं पीछे वाला पेज, है ना। तो या तो आप पीछे वाला पेज खाली छोड़ सकते हैं पूरा, सिर्फ एक ही तरफ पेज के ऊपर लिखें, आइदर या तो ऐसा, या फिर आप क्या करें, नोट्स मेंटेन करते वक्त अगर ऐसी आदत नहीं है कि नहीं सर इतना खाली वाली छोड़ना, ये तो पेज वेस्ट होता है ऐसे, और है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इतना पोर्शन हर पेज के ऊपर, और ऊपर तो वैसे भी बॉर्डर होती है पेज के ऊपर, है ना, और नीचे भी, कुल मिलाकर पेज में इतनी सेक्शन में आप लिखें, बाकी उस पूरे पेज को ऊपर ऐसे बॉर्डर बना दो, साइड में ऐसे खाली छोड़ देवे। अगर दोनों तरफ पेज के लिख रहे हैं, एक तरफ लिख रहे तो कैसा भी लिखो आपकी इच्छा हो, दूसरा तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज खाली छोड़ देना है। वो नोट्स आपको दिखने में भी सुंदर लगेंगे, काम भी आएंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी टर्म्स होती है, बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कभी कभार इधर से उधर लिंक्ड रहते हैं, फिर आपको लगता है और ये वाली बात तो नंबर सिस्टम में लिख दी जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो वह चीजें आप यहाँ पर बाद में भी इन फ्यूचर जब भी पढ़ रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं और कभी कभार बीच बीच में कोई एग्जाम होंगे, किसी के क्वेश्चन आ गए, ये देखो क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, हम क्या सोच रहे हैं और किस लेवल तक चला गया है। तो ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बातें आप साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं, जो खाली जगह है इस पर इन फ्यूचर जब भी आपको महसूस होती है, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स को उसके दौरान ऐसी बहुत सारी कथाएं आएगी, बहुत सारी ऐसी बातें आएगी जहां पर आपको लगेगा कि सर इस लेवल का दिमाग क्या हम थोड़ी लगा सकते हैं, आप तो सोच पा रहे हो ऐसा, क्योंकि हमारा तो अनुभव है, एक्सपीरियंस बोलता है, इस वजह से हम तो कर पाते हैं, सोच पाते हैं कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा कर दो तुम, फिर आपको सर आपने पढ़ा उसमें थ्योरी में ऐसा कहीं था नहीं कि ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने कहा कर तो सकते हैं, उस समय याद नहीं आया, तो बाद में याद आ जाए तो आप लिख सकते हैं, या फिर एक पेज लिखें दूसरा पेज खाली छोड़ दें, वो भी कर सकते हैं। तो इस पेज पे लिख दिया, इस पे खाली रहेगा, तो इन जनरल आगे भी खाली पड़ा रहा तो कभी भी कुछ भी ऐड करने में ठीक रहेगा, वो नोट्स को आपको कैरी करने में आनंद आएगा। अगले 5-7 साल भी अपने पास रखोगे तो मजा आएगा, यूं लगेगा कि यार अब इसमें और कुछ ऐड करना बाकी है तो जगह है, वरना क्या होता है आप पूरा भर दिया, फिर आपको लगता है यार अभी तो इसमें और इन सर के नोट्स तो और तगड़े लग रहे हैं, कोई और नोट्स दिख गए आपको, कोई और जो है कंटेंट बढ़िया दिख गया कहीं से, किसी ने मेहनत करके फॉर्मूले लिख रखे एक साथ, मैं ही आपको शीट वीट प्रोवाइड करूंगा, आपको सोचोगे अरे यार नंबर सिस्टम भर गया, उसके आगे तो फंक्शन ठूस के फंक्शन चालू हो गया, कोई और चालू हो गया, जगह ही नहीं बची, मैं कहां लिखूं। तो फिर आप क्या करते हो, चलो बाद में वापस पढ़ेंगे तब नया रजिस्टर बनाएंगे, उस रजिस्टर की वैल्यू खत्म हो जाती है, वो उतना जो है महत्व नहीं रखता है। इसलिए आपको उस तरीके से नोट्स अगर दोनों तरफ लिख रहे हैं तो इतना खाली छोड़ दो, इतना खूब है ना, उस पेज के ऊपर
इतना सेक्शन, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे तो वैसे भी होता ही है बॉर्डर, और चाहे तो वो भी छोड़ सकते हैं पूरा। ये तो ये काम कभी नहीं करना है, आप लिख रहे हैं तब कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है कि यहाँ नहीं आ रहा, यही से करके कोने पे भी लिख के ऊपर ऊपर लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। थोड़ा खाली छोड़ा करो उस जगह को, बीच बीच में खाली जगह रहेगी कुछ बाद में भी ऐड करने की, और ऐड नहीं भी करी है ना, सोच के देखो, बाल इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, शर्ट भी फटा है, पहन लिया कुछ भी, चड्डा ही पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, चड्डा गले में पहन लिया, शर्ट नीचे, सोच के देखो ना कैसे ही कुछ है, वो आदमी अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप उसके लिए भी सुव्यवस्थित नोट्स पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, रफ रजिस्टर में ना बनाए, फेयर रजिस्टर में बनाए। ये तो रही नोट्स कैसे बनाने उसकी बात। अब हम टॉपिक पर आते हैं सीधा। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर सिस्टम, है ना। आज से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले नंबर्स का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है सब जगह, है ना। मेरा ज्योमेट्री स्टार्ट करने का मूड था, पर वो भी स्टार्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीक तक हम धीरे धीरे वो भी स्टार्ट कर देंगे। पहले काम बेसिक से ही चलते हैं। और बहुत सारे जैसे विद्यार्थियों के फोन भी आए कि सर प्लीज प्लीज आप शुरुआत से चालू करना, हम बिल्कुल डब्बे गोल है। डब्बे गोल है तो डब्बे गोल को सही कर देंगे, ध्यान से समझिए। नंबर सिस्टम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है साहब, आपको सब कुछ कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां से आराम से लिख पाएंगे जिस मीडियम में आप लिखना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम में हमें दो तरीके के नंबर्स पढ़ने हैं, हालांकि और भी होते हैं, ट्रांसफाइनाइट नंबर्स बनाम की बला भी होती है, पर वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड की बात है। सर हमारा सिलेबस से और भी कुछ और भी है जीवन में, बहुत कुछ पढ़ने लायक। फिलहाल आप कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं और ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम जिसमें हम सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्याओं का अध्ययन करेंगे, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बोलते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम तो लिख रखा है, लेकिन उसमें बेसिकली रियल नंबर सिस्टम को ज्यादा तवज्जो दे रखी है, यानी कि हमें बेसिकली रियल नंबर सिस्टम पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो भी आपके सिलेबस में है, अभी नया लेटेस्ट एड हुआ है, तो वो भी हमें पढ़ने वाला है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टडी जिसमें की जाती है, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहते हैं। और रियल नंबर्स की जिसमें स्टडी की जाती है, उसे रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का अध्ययन जिसमें किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या निकाय। और सम्मिश्र संख्याओं का अध्ययन किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या निकाय कहते हैं। अब बात आती है, ये जो है नंबर सिस्टम है, उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं। अब मैं कहूं तो भी आप 2 मिनट में ये नहीं बना सकते हैं, है ना, आपको समय लगता है। तो आराम से घर बैठ के, फिर आपके पास पीडीएफ होती है, वहां से बैठे बैठे आराम से नोट कर लेना, रजिस्टर को आड़ा करके नोट करके स्केल ले लेके बना के, है ना, क्योंकि आपको ध्यान में रहता है कि ये इतने इतने नंबर्स हैं। और ये मटेरियल आपको कहीं किताबों में मिलेगा नहीं, जो मैं लिखा रहा हूं, ये आपके सामने जो नोट्स आ रहा है ना, मिल तो जाता है, लेकिन 4 5 7 किताब पढ़नी पड़ती है। और अपने से तो है जो एक नहीं पढ़ाती, तो 4 5 7 पढ़ के फिर अपन नोट्स बनाए, ऐसे अपनी उम्र नहीं है ना, उतना अनुभव भी नहीं है, उतना काम करते भी नहीं है, मेहनत भी नहीं है उतनी। तो इसलिए यहां से इसको नोट कर लीजिए सिस्टमेटिक विधिवत से, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स या हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब ध्यान से समझिए, एक बार मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। मोटे तौर पे कहा जाए तो 20-21 नंबर दिख रहे हैं मुझे अलग अलग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, जिसके 2 टुकड़े होते हैं, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, हम इसमें भी क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर अलग, इमेजिनरी नंबर अलग। हालांकि दोनों का मिक्सचर भी होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर या तो रियल या इमेजिनरी, वास्तविक या काल्पनिक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या होता है, मिक्स में भी होता है, ऐसा भी नंबर होता है। यहां वास्तविक का मतलब है शुद्ध वास्तविक, यानी कि प्योरली रियल नंबर, और इमेजिनरी का मतलब है प्योरली इमेजिनरी। इनको ऐसा शब्द भी यूज किया जाता है, आपको बुक्स में कहीं कहीं दिखेगा, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब आयोटा वाली, प्योरली आयोटा, उसमें रियल वाला भाग नहीं होगा। और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है जिसमें आयोटा वाला भाग नहीं होगा। ठीक है, तो जिनमें रियल वाला भाग नहीं होता है वो इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। जिनमें आयोटा वाला भाग, आयोटा जानते हैं ना, अंडर रूट में -1 आयोटा, इसी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो कोई भी नंबर के साथ आयोटा लग गया तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। और किसी नंबर के साथ आयोटा दिख ही नहीं रहा है तो वो क्या है, प्योरली रियल। और कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा रियल थोड़ा इमेजिनरी, यानी कि 2 + 3 आयोटा। अभी 2 + 3 आयोटा न तो प्योरली रियल है, नहीं प्योरली इमेजिनरी है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, इसीलिए इमेजिनरी नंबर को यहां छोड़ दिया है। हमारा उद्देश्य रियल नंबर सिस्टम पढ़ना है। फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम नंबर सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं, उसमें मेरा उद्देश्य है रियल नंबर्स को बताना। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक में आइडिया दे दूंगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा,
अल्फा प्लस आयोटा बीटा इस फॉर्म के नंबर्स या एक्स प्लस आयोटा वाई इस शक्ल के जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर एक्स और वाई क्या होते हैं? ठीक है, यहां पर एक्स और वाई रियल नंबर्स होते हैं, खाली वो आयोटा की वजह से ये क्या हो गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। इसमें एक्स को रियल पार्ट और वाई को इमेजिनरी पार्ट, एक्स को वास्तविक भाग और वाई को काल्पनिक भाग बोलते हैं, पर कुल मिलाकर एक्स प्लस आयोटा वाई की शक्ल में होते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फिर बात आती है रियल नंबर्स। जानते हैं सारे क्या होते हैं रियल नंबर्स? सर जो रियल होते हैं, है ना, कौन छुपा रहा है स्क्रीन को? सर ब्लैक कलर का कंटेंट शो हो रहा है, इसको हटाइए, स्क्रीन को छुपा रहा है। चलिए, हो सकता है कोई ब्लैक कलर का कंटेंट आपको शो हो रहा हो। अब कैसा क्या है भगवती लाल जी? आई थिंक अब जो है सब कुछ ठीक ही होगा, या फिर अगर ऐसा कहीं हो, आपको कहीं दिख रहा हो तो आप लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए, है ना। कभी कभार हो सकता है ऐसा कुछ, लाइव क्लासेस में इतना भी जो है इंडिया एडवांस नहीं हो गया है, तो थोड़ा सा लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए, सब कुछ जो है ठीक दिखने लग जाएगा। फिलहाल ध्यान से समझिए, रियल नंबर्स हम बात करें अगर इसकी वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याओं क्या, हाँ वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं पूछ रहा था मैं आपको। रेशनल और इरेशनल का यूनियन, तो वापस वही समस्या आ जाती है कि रेशनल इरेशनल क्या होता है, तो वो फिर आगे सर रेशनल इरेशनल का यूनियन कर देते हैं, तो उसकी बात भी है, सिंपल है। एक रियल नंबर लाइन नाम की बला है ना, एक नंबर लाइन करके होती है, एक्स एक्सिस आप जानते हैं, जीरो की पॉजिटिव साइड, जीरो की नेगेटिव साइड, है ना, वो सारा जिसपे सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर, कोई भी रियल नंबर रेशनल और इरेशनल के अलावा नहीं होता है, तो यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल बोल सकते हैं कि ऐसे, या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। समझ आ रही है? क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट जीरो हो उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब इसमें बात आती है रियल के अंदर एल्जेब्रिक और नॉन एल्जेब्रिक। ये हो सकता है शब्द आपने कम सुने हो, बीजीय और अबीजीय संख्याएं। वास्तविक संख्या में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, बीजीय और अबीजीय, एल्जेब्रिक और नॉन एल्जेब्रिक। ये क्या होता है अभी हम डिटेल में आगे समझेंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक में फिर से दो होती हैं, रेशनल और इरेशनल। तो मतलब जो आप बात कर रहे हैं वो नंबर क्या है? एल्जेब्रिक एंड नॉन एल्जेब्रिक दोनों, क्योंकि इरेशनल नंबर नॉन एल्जेब्रिक में भी होते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक के दो टाइप हैं, रेशनल इरेशनल। ये पर्टिकुलर पैटर्न के रेशनल इरेशनल नंबर, रेशनल तो सारे आ गए, इरेशनल कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के ही हैं इसके अंदर। और अगर हम नॉन एल्जेब्रिक की बात करें तो इसमें ओनली इरेशनल होते हैं, अपरिमेय संख्याएं ही होगी। अभी आपको ये टर्म्स थोड़ी भारी लग रही होगी, एल्जेब्रिक नॉन एल्जेब्रिक, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आगे समझाता हूं, लेकिन रेशनल इरेशनल से आप वाकिफ है ना। परिमेय अपरिमेय संख्याएं, और इरेशनल में भी ये जो नॉन एल्जेब्रिक इरेशनल नंबर्स हैं इनको ट्रांसडेंटल नंबर बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसडेंटल नंबर भी बोलते हैं। ये आपको आगे आगे जो है यूज करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रांसडेंटल फंक्शन। पॉलिनोमियल में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम ये दो शब्द आएंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रांसडेंटल फंक्शन, है ना, अबीजीय और बीजीय फलन। तो बीजीय और अबीजीय फलन पढ़ने से पहले बीजीय और अबीजीय संख्याएं पता होनी चाहिए, तो वहां वो पढ़ने में मदद मिलती है। इसको डिटेल में सबको आगे लिख रखा है, एक एक नंबर को आगे हमने ओपन कर करके बता रखा है। फिलहाल मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, कितने नंबर होते हैं नंबर सिस्टम में, वो सारा उसका चार्ट है। रेशनल फिर से दो टाइप के होते हैं, फ्रैक्शनल और इंटीजर्स। फ्रैक्शनल नंबर बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आपके इतने ही काम के हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है साहब। तो यहां पर उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, ठीक है, इस प्रकार से आपने कभी नाम सुने होंगे, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न संख्याएं, ठीक है। और इंटीजर्स, इंटीजर मतलब पूर्णांक जिसका अंक पूरा हो, ऐसे इंटीजर नंबर्स। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। होल नंबर में दो होते हैं, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। कुल मिलाकर ये सारे नंबर हमें देखने होते हैं। और फिर नेचुरल नंबर्स की बात की जाए तो नेचुरल नंबर में ये सारी स्टडी हमें और करनी होती है, ऑड नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, है ना, इसको भाज्य संख्याएं बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं को प्राइम को, है ना, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। दो नंबर के बीच में रिलेशन होता है, ट्विन प्राइम, है ना, ट्विन प्राइम नंबर भी होते हैं, ट्विन्स होते हैं ना, जुड़वा,
तो जुड़वा जैसे बच्चे वैसे जुड़वा क्या है, अभाज्य, ठीक है। और ऐसे ही परफेक्ट या कंप्लीट नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जिन नंबर्स का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ये जीवन में आपके काम आते हैं, ठीक है। अब हम एक एक नंबर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। इनकी सबकी हर एक की परफेक्ट डेफिनेशन आपको आगे बताई जाएगी। मैं हर एक की डेफिनेशन आपको समझाता हूं, पहले ध्यान से समझिए, नंबर सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। नॉट वोट नहीं करना है, सिर्फ समझने पे ध्यान दो, सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, बाद में घर जाके आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगी, आपके पास लेक्चर हैं, वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वहां से देखते रहिएगा, ठीक है। फिलहाल ध्यान से समझिए, नंबर सिस्टम हिंदी में कहते हैं संख्या निकाय। द सिस्टम विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर्स की स्टडी की जाती है, ऐसा निकाय जिसमें संख्याओं का अध्ययन हो, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या निकाय कहते हैं। सिंपल सी बात है। फिर उसमें आता है रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय। तो ऐसा सिस्टम जिसमें रियल नंबर्स की स्टडी होगी उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ऐसा निकाय जिसमें वास्तविक संख्याओं का अध्ययन होता है उसे वास्तविक संख्या निकाय कहते हैं। और ऐसा निकाय जिसमें सम्मिश्र संख्याओं का अध्ययन हो उसे सम्मिश्र संख्या निकाय। द सिस्टम इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या है आपको समझ आ गया। अब हम थोड़ा रियल नंबर सिस्टम में एक एक नंबर को एक्सप्लोर करते हैं। अब मैंने जो चार्ट बना रखा है वो आपको समझाने के लिए बनाया है, इस पर हम फिर से आएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे टूटा और इसमें से क्या क्या निकले। पर ये इतना बड़ा नंबर और फिर ये खतरनाक खतरनाक समझने से पहले आपको छोटे वे से जो है स्टार्ट करना चाहिए। तो हम इसको क्या है, छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, जैसा छोटी क्लासेस में भी होता है, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, तो समझने में आसानी रहती है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात आती है नेचुरल नंबर्स। हिंदी में इसे कहते हैं प्राकृत संख्या, या प्राकृतिक भी बोल देते हैं कई बार कि प्राकृतिक संख्या, एक ही बात है। प्राकृत या प्राकृतिक कहे, नेचुरल नंबर्स है। इनको इस प्रकार के एन, बोल्ड एन या Z प्लस, इसमें से किसी से भी लिखा जाए, इन चारों का मतलब एक ही है, ठीक है। पर एक नॉर्मल एन जो होता है ना, उससे नहीं लिखते हैं। ऐसे नॉर्मल एन होगा, उससे नहीं लिखना है। वैसे बुक्स में ऐसा मिल जाता है, क्योंकि इतना डिटेल में बुक्स जो है वो देख भी नहीं रही है, पर जनरली इनको जो है इस तरीके से लिखा जाता है। सर नॉर्मल एन से क्यों नहीं लिखते, नॉर्मल एन का मतलब होता है घोंसला, एन फॉर नेस्ट, है ना। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है, पर ये इंग्लिश अल्फाबेट से थोड़ा हटके दिखाने के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिखाने के लिए, वास्तविक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिखाने के लिए इसको Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। क्यों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि 1 2 3 4 एक तो पूरा अंक होना चाहिए, और 1 से लेकर अनंत तक, ये सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। एक इसमें और इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम से हटके, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये हमारे जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, है ना, भूटान, है ना, श्रीलंका, है ना, इनमें ही चलता है नेचुरल नंबर। विदेश में, यूरोप में नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होता। यूरोप में नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है, उसमें जीरो से लेकर चलता है वो 0 1 2 3 4। इसलिए जो फॉरेनर्स कोई है अमेरिका के और ऐसे ऐसे कोई बड़े बड़े अच्छे ऑथर्स, तो वो जब इंडिया के लिए बुक लिखते हैं तो अलग से लिखते हैं कि ये किताब इस जो है कॉन्टिनेंट के लिए है ना, एशिया महाद्वीप के लिए है। तो वो एशिया महाद्वीप के लिए अलग से लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर नंबर थोड़ा अलग से चलता है। नेचुरल नंबर हमारे यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, उनके वहां 0 से चालू होता है, क्योंकि उन्होंने जीरो बनाया नहीं, तो उनको जीरो को सही तरीके से यूज करना नहीं आता है ना। जीरो हमने बनाया, हमें पता है जीरो की महत्ता क्या है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, उसे होल नंबर बोलते हैं हम लोग। उनके वहां होल नंबर, नेचुरल नंबर एक ही चीज है ना, जीरो से ही चालू हो रहा है। तो ये वैसे आपके आएगा नहीं, ये तो जो एग्जाम, बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं ना, CSR, नेट, JRF और वगैरह वगैरह, तो वहां पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहां वो कुछ सिंबल, इसीलिए तो पेपर के आगे सिंबल देते हैं वो, कि इस पेपर में ये चिन्ह का मतलब ये है, क्योंकि उसी चिन्ह का अलग अलग किताबों में अलग अलग अर्थ हैं। और फिर वो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, तो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो स्टूडेंट फिर फोटो खींच के भेज देता है CSR को और IIT को कि ये देखो, आप तो कह रहे हो कि एन ऐसे होगा और मैंने तो इसको ऐसा मान के किया है, फिर इससे तो उत्तर अलग आ रहा है। तो इसलिए पेपर में आगे लिखते हैं कि इसका। आपके तो पेपर में कुछ नहीं आता है ना, आपके तो महाराज साहब को जो पेपर बना रहे हैं RPSC वाले, उनको स्टैंडर्ड बुक भी पता नहीं होगी, है ना, फिर भी चल रहा है, धूल में लट चल रहे हैं। पेपर हार्ड भी बनाना है तो इतना हार्ड बना देते हैं जिसकी हद नहीं, है ना। 15-15 नंबर के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो यहाँ 2 नंबर में दे देते हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। मैंने कितने ही मार साहब से बात कर ली, मैंने कहा इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो, कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, पागल हो गए RPSC वाले,
दे दिया अननेसेसरली। जब इतना लंबा चौड़ा है, या तो रट के जाओ, आज याद करके जाओ इसका उत्तर ये, या फिर जय सिया राम स्वाहा। ऐसे भी सवाल आए हुए हैं, है ना, कुछ कुछ। और कई बार ऐसे हैं जो क्वेश्चन गलत आते हैं। इस बार के पेपर में 10 सवाल गलत है। अब पेपर डिफिकल्ट बनाया तुमने, तो ये होना चाहिए था एक भी गलत ना हो। 10 गलत कैसे हो गए? सेकंड ग्रेड के पेपर में, इस बार के पेपर में 10 सवाल गलत है। एलजेब्रा के 5 देते थे, 10 दिए, उसमें से 3 गलत हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्योंकि इतना लेवल नहीं है आपके एग्जाम का, और इतना रिसर्च भी कहाँ राजस्थान में लोग कर रहे हैं, तो ठीक चल रहा है ना, तो वो बढ़िया है। फिलहाल देखिए नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं इसको बोलते हैं। इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ऑड नंबर्स, अब नेचुरल नंबर में ही बहुत सारे नंबर हैं जो बचपन में आपने पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? विषम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। द नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे, है ना। इसको जनरली ओ से लिख देते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ऑड नंबर्स डायरेक्ट ही यूज नहीं आता है ना, आगे जीवन में कि ऑड नंबर्स का सेट है, ऐसा कहीं काम नहीं आता है। जो काम आते हैं फेमस फेमस उन्हीं के नाम लिख रखे हैं सेट के। ये ओ मतलब कोई ओ दिख जाएगा ही तो इसको ऑड नंबर मत समझ लेना। अगर उनको देना है ऑड नंबर तो वो लिख के देंगे, है ना। इसको कोई रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा कोई सिंबल नहीं है कि वो ऐसे लिख दिया हमने ऑड दिखाने के लिए 1 2 3 4 सॉरी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। डन। ये आपके इवन नंबर क्या होता है? द नेचुरल नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इज नोन एज इवन नंबर। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है नेचुरल नंबर में, उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट इसमें क्या है? जीरो भी इवन ही होता है। जीरो में भी 2 का क्या होता है? पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए इसको अलग से याद रख लो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो है नहीं जीरो। क्या जीरो नेचुरल नंबर है? जीरो प्राकृत संख्या तो है नहीं, प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन जीरो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जीरो में भी तो हर संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। क्या जीरो में हर संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है? फाइनल, जीरो में हर संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। आप ध्यान से समझना, मैं एक एक बात जो जो बोलूंगा उस बात के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, बारीकी से सुनना है, क्योंकि ऐसी बारीक बारीक चीजों से ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जीरो में हर नॉन जीरो संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। जीरो में जीरो का भाग दे देंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो जीरो में हर संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जीरो में हर नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स में तो डिवीजन की कथाई फिर अलग हो जाएगी। जीरो में हर नॉन जीरो रियल नंबर का पूरा पूरा डिवीजन होता है। और हम तो कह रहे हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो इवन नंबर है। तो नेचुरल यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ये सब तो होते ही है। इसके साथ साथ जीरो भी आपको अलग से ध्यान रखना है, क्या है? इवन नंबर है। आगे हमारे यूज होगा, जीवन में काम आएगा, है ना। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन हम देखेंगे, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जीवन के अंदर आगे, है ना। तो इवन यानी कि जीरो भी क्या है? एक इवन नंबर है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, इवन सेट, ऑड सेट, वहां पर शब्द ये यूज करूंगा मैं, तो ये बहुत सारी जगह आपको इवन ऑड शब्द सुनने को मिलेंगे। इसलिए इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन, है ना, बहुत जगह काम आएंगे। इसलिए आप फिलहाल इनको समझ, नंबर में समझ लो, फिर आगे डिटेल में हम समझेंगे। तो इवन नंबर यानी कि 2 4 6 8 नेचुरल नंबर में बात करें तो बाकी जीरो भी क्या होता है? इवन नंबर ही होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जानते हैं? ऐसा नेचुरल नंबर जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। वन, वन और खुद के अलावा, वन, वन में वन और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो क्या वन प्राइम है? नहीं है ना। हाँ, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, नॉट लेस और नॉट मोर, है ना। 2 से ज्यादा न तो गुणनखंड होने चाहिए, नहीं 2 से कम गुणनखंड होने चाहिए, 100% एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। द नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिविजर्स, पॉजिटिव डिविजर्स बोलते हैं उसको, धनात्मक भाजक, 2 कम से कम धनात्मक, मतलब एग्जैक्टली 2 धनात्मक भाजक होने चाहिए। तो 2 के 2 भाजक है ना, 1 और 2। 3 के कितने भाजक हैं? 3 के 1 और 3, 2 भाजक हैं। 5 के कितने भाजक हैं? 1 और 5। 4 के 3 भाजक हैं, 1 2 4। समझ आ रही है? इसलिए 4 प्राइम नहीं है। 1 का एक ही डिविजर है 1, तो कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी डिविजर नहीं होने चाहिए। जीरो के बहुत सारे डिविजर हैं, 1 2 3 4 सब जो है जीरो को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो 0 1 4 6 8 ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ आ रहा? 9 प्राइम है? नहीं है, कारण इसके 3 पॉजिटिव डिविजर हैं, 1 3 और 9, राइट। द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिविजर्स इज नोन एज अ प्राइम नंबर। द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में ही बात हो रही है सारी की सारी, है ना।
क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर छोड़ा नहीं कि आपके लिए यही नंबर इतना पहाड़ बन जाएंगे जिसकी हद नहीं, क्योंकि नंबर थ्योरी बहुत बड़ा विषय है और नंबर थ्योरी के अंदर मैंने फील्ड बदल दी तो खेल खत्म हो जाएगा। प्राइम एलिमेंट बन जाता है वो, और फिर प्राइम एलिमेंट की कथा कुछ और ही होती है। डिविजिबिलिटी का रूल भी बदल जाता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा, है ना। -1/2 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब ये क्योंकि -1/2 में 5 का और माइनस में कैसे भाग जा रहा है ना, तो इसलिए फिलहाल उसको आप अलग रखिए। वो नंबर थ्योरी, वो डिविजिबिलिटी के रूल, वो रिंग थ्योरी में आगे कहीं कभी देखेंगे, अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में क्या है? नेचुरल नंबर, है ना, रियल नंबर, इन्हीं की बात करनी है। तो नेचुरल नंबर में हम जानते हैं पूरा पूरा भाग का मतलब हम किसे कहते हैं? भाग देने पर भाजक क्या आता हो? राधेश्याम, क्या आता? भाजक क्या आता हो? पूर्णांक संख्या, है ना। अगर किसी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पर भाजक जो है ना, भागफल, सॉरी भाजक नहीं, है ना, क्वोशिएंट जिसे बोलते हैं, है ना, जो भागफल है वो क्या आता हो? पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, तो हम कहते हैं पूरा पूरा भाग जा रहा है। 3 में 2 का भाग दिया तो क्या आएगा? पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा ना, है ना। तो पूर्णांक संख्या भागफल नहीं आ रही है। भागफल 1.5 बोल रहे हो आप, तो इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि पूरा पूरा भाग जा रहा है। 3/2 यानी कि 1.5। सर पूरा पूरा भाग चला तो गया? नहीं गया, समझ आ रही ना। अगर भागफल जो है वो क्या आता हो? पूर्णांक संख्या आती हो तो हम कहते हैं कंप्लीटली डिविजिबल। बात समझ आ रही है। और डिविजर, डिविजर मतलब समझ आ रहा है? भाजक, भाजक मतलब जो उसको पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, है ना, ऐसा। तो पॉजिटिव डिविजर ऐसी संख्या जिसके दो एग्जैक्टली दो पॉजिटिव डिविजर्स हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या या वह प्राकृत संख्या जिसके मात्र 2 धनात्मक भाजक हो, पॉजिटिव या धनात्मक भाजक हो। 2 धनात्मक भाजक मतलब 2 का 1 2, 5 का 1 5, 3 का 1 3। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 100 के कितने धनात्मक भाजक होते हैं? ऐसे सवाल एग्जाम में आ रखे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से क्लास देखना, आगे मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। 1 लाख के कितने धनात्मक भाजक होते हैं? सर ये कोई बात हुई? 1 लाख के कितने धनात्मक होते हैं? अब बेटे बेटे निकालते रहेंगे, है ना। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल 15-20 सेकंड में ही निकाल लेंगे कि 1 लाख के कितने धनात्मक भाजक होते हैं। 100 के 9 होते हैं, ठीक है। 100 के धनात्मक भाजक जो है वह 9 होते हैं। सर कौन कौन से? 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। मतलब ज्यादा हो गया क्या, है ना। ये इधर अंगूठा ऐसे खुल गया। 1 2 4 5 10 20 25 50 और फिर 100। बात समझ आ रही है। 9 भाजक होते हैं। 100 के कितने होते हैं? 9। ऐसे 1 लाख के भी बहुत जल्दी निकाले जा सकते हैं। ऐसे निकालोगे तो पागल हो जाओगे। 200 के कितने भाजक हैं, ऐसा ऐसा, है ना। ऐसा नहीं करना होता है, इसके लिए फॉर्मूला है, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। इसको टाउ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस के अंदर बात आएगी। सर नेगेटिव भी इवन ऑड होती है क्या? ठीक है, नेगेटिव में भी ऑड इवन जो है होती तो है, लेकिन हमारे काम की नहीं है। हम ऑड इवन किसकी क्या होती है और डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या है, तो नंबर थ्योरी के अंदर हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हमें क्या करना है? ऑड इवन क्या होते हैं? सिर्फ पॉजिटिव जो है इंटीजर्स, सिर्फ हम नेचुरल नंबर्स में ही ऑड इवन की बात करते हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं। बाकी कुछ भी अगर हुआ तो आपके एग्जाम में स्पष्ट अलग से लिखा हुआ आएगा और वो लिखा आएगा, उसके हिसाब से काम करना है। सिर्फ ऑड लिखा हुआ आ जाए क्या समझना है? 1 3 5 7। इवन लिखा हुआ है क्या समझना है? 0 इंक्लूडिंग 0 2 4 6 8 10, ऐसा। बात समझ आ गई। अब प्राइम नंबर आप जानते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर में एक और अच्छी कथा आती है, प्राइम नंबर चेक करने वाली, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। कोई भी नंबर चेक करना हो कि ये प्राइम है कि नहीं है तो कैसे चेक करते हैं, है ना। अगर आपको चेक करना है कि 129 प्राइम है कि नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? तो 129 का अंडर रूट क्या करना है? 129 का अंडर रूट से छोटे जितने भी प्राइम हैं, सिर्फ उन नंबर से अगर 129 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 129 प्राइम नंबर है। सर क्या बोले? 129 का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 129 क्या होता है? 121 का अंडर रूट। एक आप लोग 1 से 30 तक स्क्वायर, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से मतलब 2 से, है ना, 1 का तो क्या होता है पहाड़ा, 1 से 20 तक के पहाड़े और 1 से 15 तक के क्यूब आप याद कर लें। 15 तक नहीं तो कम से कम 11 12 15 तक कर लें। 1 से 15 तक के क्यूब आपको ध्यान में होने ही होने चाहिए। बात समझ आ रही? बाकी डिविजिबिलिटी के रूल वगैरह और वो सब मैं नंबर सिस्टम में बता दूंगा।
ये आपको याद होने चाहिए, इससे आपकी थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो बेस्ट बनेगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो धीरे 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 आप में स्पीड आ जाएगी। 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, बेसिक बेसिक जो है स्क्वायर उसका आइडिया होना चाहिए। 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, कुछ भी करो 20 तक पहाड़े याद ही होने चाहिए। सर अब हम बुढ़ापे में पहाड़े याद करें, करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो फिर स्पीड नहीं आएगी आप लोगों की, फिर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे फास्ट। और 1 से 15 तक क्यूब याद कर लीजिए नंबर्स के, ठीक है। कंपोजिट नंबर जैसे मैं बात कर रहा था, 129 का अंडर रूट क्या होगा? 11 पॉइंट समथिंग, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, 129 यानी कि 11 पॉइंट समथिंग। तो 11 पॉइंट समथिंग से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। तो 2, 3, 5, 7, 11 129 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर इनमें से एक भी डिवाइड नहीं कर रहा है, उसको पूरा पूरा विभाजित नहीं कर रहा है, तो 129 क्या है? स्पष्टतः प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। बात समझ आ रही है? चेक करने का तरीका आगे मैं लिखवा भी दूंगा, नहीं तो समझा दूंगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लिखा रखा है मैंने, आगे घबराने की जरूरत नहीं है, लिखा रखा है प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, वो पल्ले पड़ रही है। तो कोई भी नंबर है उसका अंडर रूट निकाल के उससे छोटे जितनी भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, उससे उस नंबर को डिवाइड करके देख लो। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो क्या है? वो नंबर प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। नहीं कर रहा है तो वो प्राइम है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य या यौगिक संख्या, हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं। द नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 पॉजिटिव डिविजर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा पॉजिटिव डिविजर्स हो उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बात समझ आ रही है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता फिर भी कंपोजिट होती हैं, जानते हैं ना। 9 इज अ कंपोजिट नंबर बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जनरली क्या होता है, कंपोजिट नंबर को विद्वानों के बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा डाउट होता है। याद ऐसे रह जाता है कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या, नाम है ना भाज्य। भाज्य मतलब जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। अरे 2 का पूरा भाग जाए वो इवन नंबर है। ये जनरली बहुत बड़ी दुविधा है, जब भी पूछा जाता है वो भाज्य मतलब दिमाग में आता है 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग भाज्य में जाए ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है फिर भी वो भाज्य संख्या है। क्या 9 भाज्य संख्या है? फाइनल ना, कंपोजिट नंबर। प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट नंबर। क्या ऐसी संख्या जो प्राइम नहीं हो कंपोजिट होती है? क्या कोई रियल नंबर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा? ट्रू, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। इसीलिए कह रहा हूं बहुत बारीक से हर बात को ध्यान से सुनना। द नंबर विच इज नॉट प्राइम विच इज कंपोजिट, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। 1 इज नॉट प्राइम एंड 1 इज नॉट कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, क्योंकि एक का एक से ज्यादा पॉजिटिव डिविजर भी नहीं है और एक का एग्जैक्टली 2 डिविजर भी नहीं है। इसलिए 1 को प्राइम भी नहीं बोलते और 1 को कंपोजिट भी नहीं बोलते हैं। अब अगर बारीक बात आ जाए, कहीं ऑप्शन में 4 ऑप्शन कथन, सत्य असत्य कथन, है ना। हालांकि आपके आरपीएससी में तो गलत गलत सवाल भी बहुत आते हैं। जब एलजेब्रा की बात आती है, नंबर थ्योरी की, वहां क्वेश्चंस गलत मिलते हैं बहुत सारे। मैं दिखाऊंगा आपको, है ना, कि देखो इसका आंसर आरपीएससी ये बोल रही है जो कि झूठ है ना। बहुत सारे दिखाएंगे, पर आप लोगों को फिर भी ध्यान रखना है, बारीकी से हर चीज को बारीकी से देखना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर बोला जाए अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट प्राइम इंप्लाइज कंपोजिट, बिल्कुल ट्रू है। एक से बड़ा संख्या अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा और कंपोजिट नहीं है तो प्राइम होगा। लेकिन एक एक ऐसा नंबर है जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्या धरती पे ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो प्राइम और कंपोजिट दोनों हो? नहीं है ना। प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट जो है दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कोई भी नेचुरल नंबर की बात की जाए तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा एक नंबर जरूर है 1 जो न तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, न भाज्य है ना अभाज्य है। बात समझ आ रही है? लिख रखा ना भाज्य में हमने, भाज्य के अंदर 4, 6, 8, 9, 10। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इस कंपोजिट में ऑड और इवन दोनों आते हैं, प्राइम के अंदर भी ऑड और इवन दोनों आते हैं। प्राइम में मात्र एक ही इवन नंबर है धरती पे, सबसे छोटा अंक सबसे बड़ा अंक कुछ भी कहो, एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो कौन सा है? 2। बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड है। तो प्राइम नंबर में तो ऑड इवन एक ही है, खाली एक इवन, बाकी सब ऑड। लेकिन कंपोजिट में बहुत सारे इवन बहुत सारे ऑड होते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, है ना। मुझे बताइए 2 से बड़ा हर इवन नंबर क्या कंपोजिट नंबर होगा? लॉक कर दिया जाए। 2 से बड़ा हर कंपोजिट नंबर, मैं क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो आप? 2 से बड़ा हर इवन नंबर, सॉरी, 2 से बड़ा हर इवन नंबर हमेशा
कंपोजिट नंबर होगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना। 2 से बड़ी हर, देखो ना ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 सब, क्योंकि उनका खुद 1 और 2 इवन नंबर है, तो 3 तो डिविजन हो ही गए। एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, समझ आ रही कि नहीं आ रही है, इज ऑलवेज कंपोजिट ग्रेटर देन 2, क्योंकि इवन नंबर 2 खुद है जो कंपोजिट नहीं है, प्राइम है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो 2 से बड़ा हर इवन नंबर क्या होता है? कंपोजिट ही होता है। समझ आ रही है? और प्राइम नंबर, क्या हर प्राइम नंबर कंपोजिट होता है? हर प्राइम नंबर तो क्या एक भी प्राइम नंबर नहीं होता धरती पे। क्या हर ऑड नंबर कंपोजिट होता है? जरूरी नहीं है। क्या हर ऑड नंबर प्राइम होते हैं? ऐसा भी जरूरी नहीं है। समझ आ रही ना? ऑड नंबर 9 है, इसमें 15 है, 21 है, ये कंपोजिट नंबर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो प्राइम कंपोजिट समझ आया क्या है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या का 2 से पूरा पूरा भाग जाए, उससे कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अभाज्य मतलब जिसमें खुद का और एक का, इन 2 संख्याओं का, यानी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है ना, सिर्फ इन 2 का ही पूरा पूरा भाग जाता हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। ठीक है। और ऐसी संख्या जिसमें 2 के अलावा तीसरा कम से कम एक गुणनखंड और हो, मतलब विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड या 2 से अधिक भाजक हो। समझ आ रही है? 4 के पास 1, 2, 4 खुद, 3 भाजक हैं, 6 के पास 4 भाजक हैं, 1, 2, 3 और 6। समझ आ रही है? इन सबके पास 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? भाजक संख्या या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। राइट। को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर, एक बहुत बड़ी गलती में जीवन में किया करता था, उसको मैं अब एडमिट करता हूं। कुछ लोकल बुक्स में एक चीज गलत लिखी हुई थी, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम को अलग अलग बता रखा था, और उसके पीछे एक लॉजिक भी दे रखा था। और मैं बहुत पहले 5-7 साल पहले मैं बीएससी में पढ़ाया करता था छोरों को कि को प्राइम सह अभाज्य और रिलेटिवली प्राइम जिसका जीसीडी 1, को प्राइम मतलब 2 प्राइम नंबर अगर साथ साथ हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। सह अभाज्य 2 अभाज्य संख्याएं साथ साथ, और रिलेटिवली प्राइम मतलब जिनका मसअप जीसीडी 1 हो। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में नंबर थ्योरी पढ़ने पर, अच्छी बुक्स का स्टडी करने पर पाया है कि ये को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम कहीं भी दिखे, दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है। सह अभाज्य और सापेक्षिक अभाज्य संख्या, ये हिंदी मीडियम वालों ने 2 नाम लिख दिए और फिर परिभाषाएं अलग अलग कर दी, वो नहीं है। नाम भले ही आपने 2 लिख दिए हैं, पर दोनों का मतलब, सर जब एक ही है तो 2-2 नंबर नाम देने की मतलब क्या? ऐसे ही दे दिया है। कुछ लोगों ने रिलेटिवली प्राइम यूज किया, कुछ ने को प्राइम यूज किया, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य के लोगों ने, अलग अलग ऑथर्स ने, फिर बाद में जाके देखा हम तो इसी की बात कर रहे हैं, तो ये फेमस ज्यादा हो गए दोनों। को प्राइम कहो तो भी और रिलेटिवली प्राइम कहो तो भी इसका प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। सर दोनों प्राइम फिर क्यों ठूस रखा है जबरदस्ती, जब इनका प्राइम से कोई लेना देना, दोनों का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनना, दोनों का किससे वास्ता है? बहुत अच्छा नंबर है, और से देखिए 2 नेचुरल नंबर्स, हम नेचुरल नंबर में ही बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। 2 नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जानते हो, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी है ना, प्लस प्लस वाली पॉजिटिव और पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। 2 नेचुरल नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1, एचसीएफ जानते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका इंग्लिश में एक और नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, दोनों इसी को बोलते हैं, एचसीएफ को ही। तो एचसीएफ या जीसीडी या हिंदी में कहते हैं मसप, महत्तम समापवर्तक। तो अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, 2 नेचुरल नंबर का एचसीएफ 1 हो, तो दोनों नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। मुझे बताइए 8 और 9 में से कोई प्राइम है क्या? नहीं है। 8 भी कंपोजिट, 9 भी कंपोजिट, लेकिन ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। 2 नंबर में से एक भी प्राइम ना हो, फिर भी दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? को प्राइम हो सकते हैं। को प्राइम मतलब समझ रहे हो, उनका मसअप एक आना चाहिए। एचसीएफ निकालना आता है क्या? तीसरी क्लास में देखा होगा एलसीएम एचसीएफ है ना, ऐसे ऐसे डब्बा करके निकालते थे, आप याद आ रहा हो तो, एक साथ निकालते हैं उसे एलसीएम कहते हैं, अलग अलग निकाल के फिर कॉमन फैक्टर्स देखते हैं उसे एचसीएफ कहते हैं। 3rd क्लास में 4th क्लास में ही होता है एलसीएम एचसीएफ, जरूर आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा। बात समझ आ रही है? पहले पढ़ा है कि नहीं? समझ आ रही है? तो 2 नेचुरल नंबर्स, अभी देखो 1 2 1 प्राइम नहीं है, 2 तो प्राइम है लेकिन रिलेटिवली प्राइम है। 1 और 4 दोनों प्राइम नहीं है, फिर भी रिलेटिवली प्राइम है, इनका एचसीएफ 1 ही आएगा। सर इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा गुणनखंड, इन दोनों का ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो और दोनों को विभाजित करता हो, कौन है? 1 का इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, सबसे बड़ा 1 ही तो है।
3 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, भाजक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, सबसे बड़ा जो है भाजक, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा भाजक 1 है। 8 और 9 का सबसे बड़ा भाजक एक ही है, क्या दोनों में एक के अलावा और किसी का भाग जा सकता है? 8 और 10 का सबसे बड़ा भाजक HCF 2, 8 और 10 में 2 ही तो ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा, जो दोनों को डिवाइड करेगा, वो HCF कहलाता है। समझ आ रही है? सबसे बड़ा भाजक। तो 8 और 9 का तो एक ही है, 2 और 5 का एक ही है, 3 और 2 का एक ही है, 4 और 5 का एक ही है, 4 और 9 का एक ही है। कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि बताइए 30 की सापेक्षित भाज्य संख्याएं कितनी है? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स 230, 30 के कितने सापेक्षित भाज्य होंगे? तो 1 30 HCF 1, तो 1 उसका रिलेटिव प्राइम है। 2 30 HCF 2, तो 2 रिलेटिव प्राइम नहीं है। 3 30 HCF 3 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 4 30 HCF 2 सापेक्षित भाज्य नहीं है। 5 30 HCF 5 सापेक्षित भाज्य नहीं है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 6 30 HCF कितना आएगा? 6 आएगा, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 7 30 7 होगा। तो ऐसे ऐसे गिननी होती है, उसके लिए भी फॉर्मूला है, शॉर्ट है ना, नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ती है। मैं जो भी फॉर्मूले बोल रहा हूं ना कि डिवीजन, रिलेटिवली प्राइम, ये सब हमारे आगे काम के हैं, इसीलिए पहले बता रहा हूं। समझ आ रही है? आगे इन सब का बड़े पैमाने पे यूज है। ये जो हम कथाएं कर रहे हैं, आयलर 5 फंक्शन नाम की एक बला है ना, आयलर टॉशन फंक्शन भी बोलते हैं उसको, उससे निकाल लेते हैं डायरेक्ट हम कि कितने रिलेटिवली, है ना। 530 2 into 3 into 5 है ना, 2 into 3 into 5 होता है ना, तो 1/2 into 2/3 into 4/5, 8 आएंगे, ठीक है। 30 के 8 ही रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं। फॉर्मूला होता है, मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो 30 के कौन कौन से होंगे? 1 7 1 5 नहीं होगा ना, 1, ठीक है, 1 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा और 29 होगा। बात समझ आ रही है? ये 8 नंबर है जो 30 के रिलेटिवली प्राइम होते हैं। इनका 30 के साथ मसअप एक ही आएगा, HCF एक ही आएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन ये तो फिर भी ठीक है कि 30 से तो हम देख लिया, 100 पूछ ले, 500 पूछ ले, 432 के कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो ऐसे गिनने थोड़ी बैठोगे, एक एक का HCF 431 तक निकाल रहे हो। उसके लिए कोई फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले से क्या सर 432 का रिलेटिव प्राइम कभी जीवन में जरूरत पड़ती भी है क्या? 432 के कितने रिलेटिव प्राइम होते हैं? बिल्कुल जरूरत पड़ती है। 432 ऑर्डर का ग्रुप है, बताइए उसके जनरेटर कितने होंगे, है ना। ऐसे पूछ लेते हैं, 432 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, उसके जनकों की संख्या है, और फॉर्मूला हमें रिलेटिव प्राइम का लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के काम का है, जीवन में आगे काम आएगा, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। बात समझ आ रही है? तो रिलेटिवली प्राइम की आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए दिल थाम के बैठे। को प्राइम समझ आया, और रिलेटिवली प्राइम एक ही चीज है ना, समझ आ गई ना? दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। रिलेटिवली प्राइम कहो या को प्राइम, सापेक्षिक भाज्य कहो या सहअभाज्य कहो, एक ही बात है। ये भी हमने नेचुरल नंबर देखे हैं। ट्विन प्राइम जुड़वा होते हैं ना, वैसे ऐसे दो नेचुरल नंबर, पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, नेचुरल मतलब प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ट्विन प्राइम प्राइम ही होने चाहिए दोनों, हुज डिफरेंस इज आल्सो 2, दो प्राइम जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, उनको ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 5 या 5 7, लेकिन 7 11 नहीं है। 7 11 का अंतर तो 4 हो जाता है ना, डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 7 और 11 आर नॉट ट्विन्स, ये ट्विन्स प्राइम नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 11 13 वापस ट्विन प्राइम है, 17 19 फिर से ट्विन प्राइम है, लेकिन 13 17 ट्विन प्राइम नहीं है। समझ आ रहा है? 23 29 ट्विन प्राइम नहीं है, समझ आ रही है? लेकिन 29 31 ट्विन प्राइम है। तो ऐसे ऐसे आप समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इनको हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम। ठीक है, सब आ रहे हैं, तो मैंने कहा बीच में एक एक दो दो नंबर है, इनको भी ले लो, ये काम के नहीं है इतने, ट्विन प्राइम का कोई लेना देना नहीं है, परफेक्ट नंबर इनका भी कोई आगे उपयोग नहीं है, और रिलेटिवली प्राइम तक हमारे बहुत काम आते हैं, इवन ऑड रिलेटिवली प्राइम, है ना, ये सब काम आते हैं, ये काम नहीं आते हैं, प्राइम कंपोजिट वो सब काम आते हैं। ये परफेक्ट नंबर और इनकी ज्यादा उपयोगिता नहीं है, नंबर थ्योरी में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम आता है, नंबर थ्योरी आपके है ही नहीं। सर नंबर थ्योरी क्या बला है? ये एल्जेब्रा की एक शाखा है, ब्रांच है ना। एल्जेब्रा की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, मॉड्यूल थ्योरी, नंबर थ्योरी, है ना। ऐसे करके एल्जेब्रा की अलग अलग ब्रांचेज हैं, वो आप धीरे धीरे जीवन में पढ़ेंगे, है ना, वो धीरे धीरे समझ आएगा आपको पढ़ते पढ़ते। अभी फिलहाल ध्यान से समझो, परफेक्ट या कंप्लीट नंबर, है ना, इसको संपूर्ण संख्या बोलते हैं।
कंप्लीट नंबर कहो या परफेक्ट नंबर को, एक नंबर देके डेफिनेशन दे दी है और नंबर थ्योरी में कहीं कहीं काम आता है, बाकी इतने बड़े पैमाने पे अपने सिलेबस में काम नहीं आएगा। मतलब सेकंड ग्रेड टीचर और फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस नंबर की, बस क्योंकि नंबर सिस्टम में ये भी बचना जाए, फेमस है तो मैंने साथ में लिख दिया है। ठीक है, ऐसे साथ में तो मैं रामानुजन नंबर लिख दूं तो भी वो भी चलेगा, है ना, 1729, पर ऐसे ठीक है एक दो लिख दिए हैं सारे साथ में। तो परफेक्ट और कंप्लीट नंबर क्या होता है? द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, देन इट इज नोन एज परफेक्ट और कंप्लीट नंबर। मार साहब क्या बला है ना, ये कोई एसएससी बेसिसी के एग्जाम होते हैं ना, उनमें पूछे हुए हैं, है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो लिख दो। ठीक है, तो एसएससी का एग्जाम होता है, वहां पर आप जानते हैं थोड़ा लेवल अलग है, आता 9वीं 10वीं का ही है, अब 9वीं 10वीं में से ही देना है और 10 लाख छोरों को पास नहीं कराना है, उनको काटना है, तब कैसे काटेंगे? तो उसको काटने के लिए फिर अंदर ही अंदर कुछ का कुछ, है ना, जिसकी उतनी आवश्यकता भी नहीं है, उनको उतनी कैलकुलेशन उनके जीवन में वो एसएससी अफसर बन जाएंगे तो भी कभी नहीं करनी पड़ती है, जितनी कैलकुलेशन वो उस एग्जाम की तैयारी के दौरान कर लेते हैं। 9वीं 10वीं ही, यही सोच लो कि किसी आदमी ने तीसरी क्लास की कोचिंग 15 साल की, ये वो वाली बात है, समझ आ रही है? तीसरी क्लास जो है उसमें और यार 6 पेपर में जो है 99 नंबर आ गए, एक एक बाकी अभी, अगले साल वापस कोचिंग, 5 पेपर में 100 आ गए, एक में एक और बाकी रह गया, नहीं अभी तीसरी क्लास पूरी नहीं आई, वैसा है वो, अननेसेसरली कंपटीशन बढ़ा रखा है। रीट का भी वही मामला है ना, सेम रीट में यही हाल हुआ, रीट में वही है कि, है ना, अननेसेसरली जो है 9-10 लाख बच्चे लगे हुए हैं और 4-4 5-5 साल से लगे हुए हैं, और फिर जो है तो थोड़ा सा राजस्थान में स्पेशली ज्यादा है। जनरली युवाओं की सोच आजकल थोड़ी कुंद होती जा रही है, जैसे जैसे सोशल मीडिया ऐसे ऐसे है ना, तो सोच थोड़ी छोटी होती जा रही है, थोड़ी सोच का आकार बढ़ाइए, है ना, तैयार रहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज तो है ना, वो वहां बच्चों को नॉलेज वाले से कोई सरकारी चाहिए, चपड़ासी बन गया तो मैं नॉलेज वाला हूं, है ना, सरकारी नौकरी लीजिए लेकिन ज्ञान के साथ, है ना, ऐसे ही नहीं कि अननेसेसरली। तो जितने छोटे एग्जाम है वहां पर भयंकर कंपटीशन, भयावह लेवल का कंपटीशन है, आदमी जल्द से जल्द जो है वो अपनी लाइफ को सेट करना चाह रहा है, तो वहां पर थोड़ी सोच के आकार की समस्या है। कहाँ इंडिया जो है वो चंद्रयान, है ना, 3rd लॉन्च कर चुका है और अपन अभी भी रीट पे लगे हुए हैं। साइंस के विद्यार्थी हैं, उसको कोई लेना देना, साइंस वो सोच ही नहीं रहा कि मैं उससे आगे सोचूं, कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ अक्कल लगाऊं कि यार आगे, यार चंद्रयान क्या बला है, ये क्या करते हैं इसरो में बैठे बैठे लोग, और इसरो का गेट तो देख के आऊं। गेट क्यों, मैं तो मेरी स्कूल का गेट रोज साफ करूंगा, चपड़ासी बना दो मेरे को, बस गुगरी बांट दूंगा, पर मेरे को इसरो से कोई लेना देना नहीं। चलिए खैर इधर आ गया हो तुम, अभी मैं तुमको उस पे, है ना, थोड़ा सोच का आकार थोड़ा तो बढ़ाइए, सोच के देखो रीट में 9-9 लाख लोग लगे हुए हैं, इधर सेकंड ग्रेड में 40% नहीं आ रहे हैं, वो भी सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है, अभी 30 जुलाई को शायद पेपर हो रहे हैं ना, और वो होने के बाद भी वो रिजल्ट देगी, वो सरकार को असमंजस में स्थिति वाली है, या 40% आ नहीं रहे हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, और वहां रीट में लगे पड़े हैं 5-5 साल 7-7 साल तिलक लगा ला के, लाइब्रेरी ने घिस दी, जीवन ही घिस दिया खुद का, उसके बावजूद डबल में आया ही नहीं नंबर, डबल में भी नहीं हुआ, एक में तो अलग बात है, डबल में भी आ जाता तो थोड़ा भी लगता कि यार, तो 5-5 साल 7 साल। मेरे यहाँ आईआईटी के सर आए, आईआईटी गांधीनगर से आते ने कहा कि अरे यार सर मैंने सुना कि कोई आदमी 7 साल से लगा हुआ, उसमें रीट में हुआ ही नहीं, मेरे बैच का है। तो मैंने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे एक नहीं गंज है कि सर इतने में तो आदमी पोस्ट डॉक कर लेता है ना, मतलब पीएचडी करने के बाद भी जॉब की गारंटी होती है, तो वहां पोस्ट डॉक करने के बाद तो फिर कई हाल है, जहां गारंटी है वो काम नहीं कर रहा, और जहां बिल्कुल सट्टा है, एग्जाम देने का गोबर में पांव भरा गया तो भी एडमिशन सिलेक्शन नहीं होगा, इतना कंपटीशन अननेसेसरली बढ़ा दिया उसको, अननेसेसरली इतना हाइक कर दिया कि, और थोड़ा गवर्नमेंट का भी हाथ है उसमें, पेपर आउट कराना, डबल करना, पता नहीं 2 बार पेपर कराया, 5 साल से लगा हुआ है। चलिए फिलहाल इधर देखो, आप थोड़ा तो आकार बढ़ाइए अपना, थोड़ा खोपड़े का लेवल बढ़ाइए, इधर देखिए, द सम ऑफ द ऑल द पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर विच इज, जो है, अब देखिए 6 है, 6 के पॉजिटिव डिविजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 6, इनका जोड़ किया तो 12 आ गया, समझ आ रही है, है? तो ये 6 का दुगुना है कि नहीं, फिर 28 है तो 1 2 4 7 14 28, इसके डिविजन है सब, इन डिविजन का योग किया 56 आ गया, तो इसका दुगुना आ गया। तो सर इससे हो क्या रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही उन्होंने बना दिया है नंबर नया कि ऐसे ऐसे होते हैं। फिर अगला 28 के बाद 496 है ना, 496, इसके जितने भी डिविजर्स हैं उन डिविजर्स का सम करो तो 992 आ रहा है, ठीक है।
सम ऑफ द डिविजर्स हमें काम जरूर आते हैं, लेकिन इसी का दुगुना हो उसे परफेक्ट कहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। सम ऑफ द डिविजर्स में आगे बड़े लेवल पे काम आता है, आपके तो सिलेबस में नहीं है वो सम ऑफ द डिविजर्स। सम ऑफ द डिविजर्स की बला हमारे काम आती है, इसको बोलते हैं सिग्मा फंक्शन, है ना। सम ऑफ द डिविजर्स, सम ऑफ द पॉजिटिव डिविजर्स का सम निकालने का एक फॉर्मूला है, उसका भी सिग्मा फंक्शन बोलते हैं उसको, और वो काम आता है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स काउंट करने के लिए। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स मतलब मॉडर्न अलजेब्रा में डाइहाइड्रल ग्रुप के कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं, वहां काम आता है। तो बड़े लेवल की कथा है वो, आपके है नहीं, पर उसमें भी उसका सम कैसे निकला वो चाहिए। उसका दुगुना हो उससे कोई लेना देना नहीं, उसका दुगुना हो उसे एक नंबर कहते हैं, उस नंबर से कोई वास्ता नहीं है। पर सम ऑफ दी पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ एन, किसी नेचुरल नंबर के पॉजिटिव डिविजर्स का सम निकालना हमें आता है। मैं सिखाऊंगा आगे आप लोगों को, सिग्मा भी दिखा दूंगा, चलो चाहे आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी दिखा देंगे, तो आपको आगे आनंद आ जाएगा कि चलो ऐसा भी कुछ होता है। सिग्मा फंक्शन बोलते हैं उसे, पहले बताया रिलेटिवली प्राइम उसको फाई फंक्शन बोलते हैं, पॉजिटिव डिविजर्स निकालते हैं उसको टो फंक्शन बोलते हैं, और ये सम ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स को क्या बोलते हैं, सिग्मा फंक्शन। तो ये अभी तक जो नंबर आपने देखे वो तीसरी चौथी क्लास की ही बात है, और ये आगे हमारे काम आते हैं। तो इसी के साथ आपका नेचुरल नंबर जो है वो यहाँ पर क्या होता है, फिनिश होता है। होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। बात समझ आ रही है। एक नंबर हमने क्या पढ़ लिया है आज की क्लास में, नेचुरल नंबर, और उसके अंदर फर्दर फिर से कुछ पर्टिकुलर नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, ये पांचों काम के हैं। ये ट्विन प्राइम और परफेक्ट नंबर की कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है जीवन में आगे, बस ऐसे ही नाम है। ऐसे ही एक रामानुजन नंबर और होता है, और भी नंबर तो ऐसे बढ़ाते जाओ नंबर होते रहते हैं खूब सारे। 1729, इसको टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं ना, इसको हार्डी रामानुजन नंबर भी बोलते हैं, है ना। उपयोगिता कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही रिसर्च के लिए और आगे नंबर थ्योरी में काम आता है। पर हार्डी रामानुजन नंबर है, कहते हैं कि हार्डी सर जब रामानुजन से मिलने आए थे, जब वो बीमार थे, है ना, अपने अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पर, तो उनसे मिलने आए थे, जिस टैक्सी में वो बैठ के आए थे, है ना, उस टैक्सी का नंबर 1729 था। और वो विचार करते 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 रूम में घुसे, और सोचते सोचते आ ही रहते, तो रामानुजन सर लेटे हुए थे, उन्होंने कहा कौन सा नंबर, मतलब दिमाग में कौन सा नंबर चल रहा है। वो कह रहे भाई कोई नंबर नहीं, तू रेस्ट कर, तू बीमार है, मरने वाला है ना, फालतू टेंशन ले रहा है, इधर नंबर कौन सा है, तेरे को किसे पता चला। तो उसने कहा नहीं, आप दिमाग में नंबर ही चल रहा है, मैं जानता हूँ। तो क्या अभी मैं टैक्सी में आया, उसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ था 1729, मुझे लगा ये कोई स्पेशल है। फिर तपाक से, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई रिसर्च वैसे कर रखी है। रामानुजन सर को कहते हैं वो नंबरों से खेला करते थे, है ना, नंबर थ्योरी उनका फेवरेट विषय है, नंबर थ्योरी पे बहुत काम किया उन्होंने। कहा ये तो बढ़िया नंबर है ना, दो अलग अलग नंबर्स के क्यूब का सम होता है ना, ऐसा करके उन्होंने कि ये एकमात्र सबसे छोटा नंबर है जो अलग अलग डिफरेंट दो नंबर्स के, दो नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करो तो ये नंबर आए, ये सबसे छोटा है। उनका तूने इससे पहले सारे चेक कर लिए, 1729 से पहले सारे तेरे को पता है कि इसमें कोई है ही नहीं, कि हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। वो एक तो सबसे बड़ी बात थी उनकी, वो यूं कहते थे मुझे लग रहा है। ज्यादा ही कोई कहते कि नहीं कैसे लग रहा है, तो मेरे को सपने में देवी ने कहा, उनको सपने में देवी आती थी, ऐसा वो मानते हैं, है ना, क्योंकि काली के माँ मंदिर में जो है उनके पिताजी पुजारी थे, उनका अधिकतर जीवन काली माँ के मंदिर में बीता। वो कहते हैं मेरे को सपने में देवी आती, उसने थ्योरम बताई। सोचो देवी भी थ्योरम बताने लग जाएगी तो फिर तो यही हो जाए कि देवी एक बार आ जाए सपने में, सेकंड ग्रेड का पेपर बता दे आंसर की, है ना। ऐसा कहीं ऐसा नहीं था, आपको भी सेकंड ग्रेड के पेपर का आंसर देवी सपने में आके बता सकती है। उसके लिए आपको पहले दिन रात एक करके इतना पढ़ना होता है कि वो जो कल पेपर आ रहा है उसका आपको आंसर पता हो। तो वो सपने में देवी आंसर बता दे, वही वाली बात है कि तेरे को कैसे पता चलेगा इसका आंसर डी होगा। मेरे को तो ऐसी अंदर से इंट्यूशन आया कि इसका आंसर डी होना चाहिए। अरे वो इतनी है, उसको दिख रहा है कि इसका आंसर जो है डी निकलेगा। समझ आ रही कि नहीं? वो मेहनत पे है। ऐसे ही थोड़ी आदमी इंजॉय कर रहा था, सोता रह रहा था, फिर देवी आ रही, फिर देवी नहीं, देवी तभी आती है सपने में। सर हमारा तो हम कुछ नहीं करते तो भी देवी, वो जो तुम्हारे सपने में देवी आ रही मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ने लिखने वाली जो है मतलब मेहनत की बात कर रहा हूं। इधर समझिए, समझ आ रही ना? नेचुरल नंबर बात समझ आ गई? तो नंबर जो है बेसिक वो आप सारे पढ़ के आइएगा। नेचुरल नंबर हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आज की क्लास के स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं, ध्यान से समझिए। अभी तक हमने जो आज की क्लास में देखा है, नोट्स बोर्ड्स वगैरह आप सब जानते हैं। स्क्रीनशॉट का मतलब है आप चाहे तो यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियोस आपके पास जो है रहते हैं वहां से। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो वीडियो को एंड में जाके करके आगे खिसकाया, एंड में गए और पॉज कर दो और लिख लो बैठे बैठे। समझ आ रही कि नहीं? पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आपका इंटरनेट खत्म नहीं होगा, है ना। आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले, या फिर जो वीडियो है आपका वहां से जाके बाद में स्क्रीनशॉट जो है ऐप से लाइव क्लास में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ऐसे हम लेक्चर के एंड में ऐसे स्क्रीनशॉट दिलवाएंगे। बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ बनाना जो है वो उचित नहीं है। एक पीडीएफ बनाऊंगा, होमवर्क दिया, कल आके कराया वापस, वो पिछली पीडीएफ में फिर वो मैनेज नहीं होगा। पूरे चैप्टर की एक साथ पीडीएफ हो, मजा आता है, उसमें एक भी कंटेंट इधर उधर का नहीं होता है। फिर भी आप घर पे अगर रोज डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेली नोट करना चाहते हैं, तो मैं लेक्चर के एंड में ऐसे स्क्रीनशॉट दिलवाऊंगा पूरे लेक्चर के, आज हमने क्या पढ़ा, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर घर से उतार के लेके आना है। युद्ध स्तर पे मान के चलना है कि बैच चालू हो चुका है, क्लास चालू हो गई है, पढ़ा दिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में नया देखेंगे। समझ आ रही है? यही डेमो, यही क्लास है। चलिए साहब, दिस इज योर फर्स्ट पेज। अनंत आर्यम क्लासेस का नाम तो आप चाहें तो ले लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपका अनंत आर्यम क्लासेस का आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है। नोट्स कैसे बनाने वो मैंने आपको बता दिया है। कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल। 21 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट है, उसका नाम है नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल। पहले हम ये पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। डन? दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ टुडेज क्लास। नाउ दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स। आपके नंबर्स का बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें से हमने एक नेचुरल नंबर और उसके ये जो नाम है ये सारे देख लिए हैं आज। अगली क्लास में हम होल नंबर और फिर इंटीजर, रेशनल सारे वो देखेंगे। थोड़ा पढ़ के भी आए, कुछ क्वेश्चंस में अगली क्लास से थोड़े ज्यादा करूंगा, आपसे पूछूंगा कुछ, है ना। चलिए साहब, ये आपका नंबर सिस्टम और संख्या निकाय और रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय। युद्ध स्तर पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिस हिसाब से सरकार का मूड लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक साल में एग्जाम हो सकता है ना। इसके साल के अंत तक कुछ न कुछ, नहीं तो वैकेंसी तो आ ही जाएगी, है ना। तो इसलिए पढ़ लो। सरकार का मानस थोड़ा ठीक लग नहीं रहा है ना। ठीक, मतलब युद्ध स्तर पे वैकेंसीज निकाली जा रही है, बड़े पैमाने पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि हम जाए ना जाए, रहे ना रहे, पर एक बार धमाका तो कर ही दो, है ना। बाकी तो फिर चली जाए सरकार इस बेरोजगारी और इस पेपर आउट के मामले पर सामने कोई है ही नहीं, है ना। कोई स्ट्रांग जो है कैंडिडेट हो ना, ऐसा कोई है नहीं। है तो दो तीन, तो वो कांग्रेस में ही है ना। जो कद्दावर भी है वो सब इसमें है। इस वजह से थोड़ा मुश्किलात हैं। हालांकि युवाओं ने तो बहुत बजा रखी है बैंड इनकी गवर्नमेंट की, हर जगह हर कुछ बोलते हैं कि पेपर तो आउट हो गया। एक आदमी 5 साल मेहनत करता है और उसके बावजूद उसको लगता है कि यार मेरा हुआ नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं पेपर आउट का भी रोल है। जब ऐसा फील आता है तो उसको लगता है ना कि यार, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, पाक साफ तरीके से। फिर ऊपर से वो पकड़ने में आ गए, और पकड़ में आया ना कल, पता नहीं कोई कल परसों और को पकड़ में आया है EORO वाले पेपर के मामले, है ना। हाँ, कोई पता नहीं पूर्व मंत्री ने पद पे है कोई, इतने बड़े मंत्री पकड़ में आ रहे हैं, तो फिर तो भारी मामला है। तो पता नहीं आरपीएस के कोई सदस्य भी पकड़ाया हो ना पहले से जेल में, वो है ना। हाँ, वो सेकंड ग्रेड मामले में पकड़ाया। अच्छा, पहले वाले में कभी हुआ था, उसमें गंज है, पता नहीं है लोग क्या धूड़ा पड़ा जीवन में, ऐसा जीवन क्या काम का है। ठीक है साहब, इससे होल नंबर से आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की क्लास में हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे कल। फिलहाल हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की क्लास 1-1 घंटा ही चला रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आवश्यकता महसूस होगी, उस हिसाब से हम काम बढ़ा देंगे। हालांकि 1 घंटे में भी इतना पढ़ा दूंगा कि तुम होमवर्क करो, और है ना, टेस्ट जो है सैटरडे को होगा। हर सैटरडे को सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट होते रहेंगे आप लोगों के। तो अभी फिलहाल जो सेकंड ग्रेड की क्लास है वो सिर्फ 1 घंटा चल रही है, 5:30 to 6:30। ठीक है साहब, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कल शाम को 5:30 बजे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।